आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आज मैं अपलोडिंग करूँगा सारी सीरीज़ की सीक्वेंस वाइज अपलोडिंग। आपको एफएम ऑल एपिसोड करके ग्रुप यानी पेज होगा, उसमें सारे एपिसोड मिल जाए आपको। अगर नहीं बूम! इस बार ब्लड फील्ड स्पीयर ने बैरियर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि एक भारी धमाके के साथ हल्की-हल्की दरारों की आवाज भी सुनाई दी। ये हमला सीधे बैरियर को तोड़ नहीं पाया, लेकिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा गया और उसकी मरम्मत की गति भी काफी धीमी हो गई। आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने साफ देखा कि जहां से वह अभी-अभी अंदर आया था, वहीं दरारें पड़ चुकी थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि समस्या क्या है। हालांकि बैरियर अपने आप बंद हो गया था, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, और वह ब्लड फील्ड स्पीयर के लगातार हमलों को सह नहीं पा रहा था। अगर इसी तरह कुछ और बार हमला हुआ, तो बैरियर टूटना तय था। आरव को फॉर्मेशंस की गहरी समझ थी। वह इस टूटे हुए हिस्से को ठीक भी कर सकता था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति इतनी नहीं थी कि वह ग्रेट इमॉर्टल स्तर के हमले को झेल सके। एक ट्रू इमॉर्टल स्तर का व्यक्ति चाहे जितना भी माहिर क्यों न हो, वह ग्रेट इमॉर्टल की शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकता। बाहर व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड जोर से हंस रहा था। देखते हैं तुम कितनी देर तक छिपे रहते हो। आरव के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। उसे तुरंत कोई उपाय करना था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वह थंडर गॉड टेम्पल के अंदर चला जाए, लेकिन उसमें भी खतरा था। अंदर क्या है, यह कोई नहीं जानता था। अगर अंदर कोई और खतरा हुआ, तो वह खुद को बचा नहीं पाएगा। और अगर अंदर कुछ भी खतरा ना हुआ, तो व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड भी अंदर आ जाएगा, और तब वह पूरी तरह फंस जाएगा, जैसे मटके में बंद कछुआ। ड्रैगन किंग पैलेस में छिपना भी वह नहीं चाहता था, खासकर पलक के सामने। इसलिए उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा, जल्दी से पलक को ठीक करना। अगर उसकी कल्टिवेशन वापस आ गई और वह 5 एलिमेंट्स बाइंडिंग इमॉर्टल अरे से बाहर निकल पाए, तो व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आरव ने बिना देर किए पलक की स्थिति फिर से जांची। रिजुविनेशन पिल का असर अद्भुत था। उसकी मेरिडियंस तेजी से ठीक हो रही थी और आधे दिन में वह पूरी तरह ठीक हो सकती थी। लेकिन आरव के लिए यह बहुत धीमा था। उसके अनुमान के अनुसार बैरियर 15 मिनट में टूट सकता था, और आधे दिन का इंतजार करने का मतलब था निश्चित मौत। उसने तुरंत 2 और रिजुविनेशन पिल्स निकाली और सीधे पलक के मुंह में डाल दी। फिर वह उसके पास बैठ गया और बोला, एल्डर, जल्दी इलाज के लिए मुझे आपको छूना पड़ेगा, कृपया बुरा मत मानिए। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी बाहर फिर एक जोरदार धमाका हुआ और बैरियर में और दरारें पड़ गईं। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना हाथ पलक के घायल दाहिने सीने पर रख दिया और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर। क्षण भर के लिए उसके मन में अजीब सा एहसास आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और दोनों हाथों से केओस इमॉर्टल एसेंस को उसके शरीर में प्रवाहित करने लगा। केओस ऊर्जा सब कुछ जन्म देती है और सब कुछ पोषित भी कर सकती है। उसकी कल्टिवेशन भले ही कम थी, लेकिन रिजुविनेशन पिल्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वह पर्याप्त थी। 3-3 रिजुविनेशन पिल्स का एक साथ उपयोग करना किसी के लिए भी असंभव सा था, लेकिन आरव ने बिना झिझक ऐसा किया। केओस एनर्जी के साथ मिलकर उनकी हीलिंग शक्ति कई गुना बढ़ गई, और पलक की टूटी हुई मेरिडियंस तेजी से ठीक होने लगी, इतनी तेजी से कि वह आंखों से देखी जा सकती थी। बाहर व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड लगातार हमला कर रहा था, और अंदर आरव पूरी ताकत से पलक को ठीक कर रहा था। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। जो पहले सफल होता, वही जीतता। 10 मिनट बाद आरव ने राहत की सांस ली। पलक की मेरिडियंस पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं, और उसकी चोटें भी लगभग खत्म हो गई थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी कल्टिवेशन भी तेजी से बढ़ने लगी। 3 रिजुविनेशन पिल्स की शक्ति और वर्षों से रुकी हुई प्रगति के कारण वह सीधे ग्रेट इमॉर्टल के लेट स्टेज की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर आरव मुस्कुराया। आखिरकार वह व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड से एक कदम आगे निकल चुका था। उसका दिल जो अब तक तेजी से धड़क रहा था, अब शांत हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों की ओर ध्यान दिया, उसे अचानक एक भयानक किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। वो तुरंत चौकन्ना हो गया। पलक अब होश में आ चुकी थी। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रैंड एल्डर होने के नाते उसने कभी किसी आदमी को अपने पास आने तक नहीं दिया था। लेकिन अब जब उसने आंखें खोली, तो पाया कि आरव का हाथ उसके सीने पर था। उसकी आंखों में तुरंत हत्या की भावना उभर आई, लेकिन उसी समय उसके शरीर में इमॉर्टल एनर्जी उफान मार रही थी। वह ब्रेक थ्रू के कगार पर थी।
जिससे उसकी स्थिति थोड़ी अस्थिर हो गई। आरव ने तुरंत हाथ हटा लिया और जल्दी से बोला, मत हिलिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए इलाज में कोई भेदभाव नहीं है। आप अभी ब्रेक थ्रू के बेहद जरूरी क्षण में हैं। अगर आपने ध्यान भंग किया तो न केवल ब्रेक थ्रू असफल होगा, बल्कि आपको ची डिविएशन भी हो सकता है। उसकी आवाज़ सुनकर पलक का मन किसी कारण शांत हो गया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और पूरी तरह ब्रेक थ्रू पर ध्यान केंद्रित कर लिया। आरव ने राहत की सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। अगर वह एक पल भी देर करता तो शायद पलक उसे वहीं मार देती। लेकिन तभी फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार ब्लड फील्ड स्पेयर ने बैरियर को इतनी जोर से मारा कि दरारें चारों ओर फैल गईं। वह हिस्सा जहां से आरव अंदर आया था अब पूरी तरह टूटने के कगार पर था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। उसे पलक को तुरंत बाहर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए था, लेकिन उसने उसे ब्रेक थ्रू पर ध्यान लगाने दिया। अब वो उसे रोक भी नहीं सकता था। ब्रेक थ्रू के इस जरूरी क्षण में उसे डिस्टर्ब करना बेहद खतरनाक था। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बस थोड़ी देर और रोक लो, जब तक एल्डर ब्रेक थ्रू पूरा न कर लें। लेकिन तभी एक भयानक धमाका हुआ। थंडर गॉड टेम्पल का पूरा बैरियर टूट गया। हे भगवान, सच में टूट गया। आरव का शरीर हल्का सा कांप गया। उसके मन में तुरंत भाग जाने का विचार आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। चाहे कुछ भी हो, पलक उसे बचाने आई थी। वह ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर भाग नहीं सकता था। उधर बैरियर टूटते ही व्हाइट हेड इवल लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, आखिरकार यह शापित बैरियर टूट ही गया। उसके पीछे जो इमॉर्टल्स थे उनमें से आधे की लाइफ फोर्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और बाकी आधे बस मौत के कगार पर थे। उसकी नज़र आरव पर पड़ी और वह फिर हंसा, लड़के, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पलक पर गई, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने ही हाथों से उसकी छाती की मेरिडियंस तोड़ दी थीं। वह जानता था कि वह कितनी गंभीर चोट थी, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक खड़ी थी और उसकी ऑरा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह उसके लिए पूरी तरह अकल्पनीय था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, उसे तुरंत पलक को खत्म करना होगा, वरना वह खुद खतरे में पड़ जाएगा। मर जाओ। उसने बिना देर किए अपने काले विप को फिर से घुमाया। इस बार उसमें कोई दया नहीं थी। विप बिजली की तरह सीधा पलक की छाती की ओर बढ़ा। आरव एक पल में आगे बढ़ा और पलक के सामने खड़ा हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से इस हमले को रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने व्हाइट हेड इवल लॉर्ड का सामना किया, उसे दोनों के बीच का अंतर साफ महसूस हुआ। वह भले ही उच्च स्तर के लोगों को मार सकता था, लेकिन उसकी असली ताकत अभी गोल्डन इमॉर्टल के शुरुआती स्तर के बराबर थी, जबकि सामने वाला ग्रेट इमॉर्टल था, एक ऐसा स्तर जो हेवनली इमॉर्टल रेल्म के शिखर पर खड़ा होता है। यह अंतर एक शक्तिशाली एडल्ट और एक नवजात शिशु के बीच के अंतर जैसा था, कोई तुलना ही नहीं थी। उस काले विप से निकलने वाली भयावह शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांस रुक गई, उसके शरीर की इमॉर्टल एनर्जी ठहर गई। वह न तो हमला कर सकता था, न ही हाथ उठा सकता था। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड के चेहरे पर क्रूर मुस्कान उभरी। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो पहले तुम्हें ही खत्म करता हूं। आरव के दिल में निराशा भर गई। एक सच्चे पावरहाउस के सामने वह बिल्कुल असहाय था। विप उसके सीने के और करीब आता जा रहा था। अगले ही पल वह उसे भेद देता। लेकिन तभी अचानक एक पतला सा हाथ सामने आया और ठप की आवाज के साथ विप के सिरे को पकड़ लिया। आरव को ऐसा लगा जैसे वह मौत के मुंह से लौट आया हो। उसने राहत की सांस ली और बगल में खड़ी पलक को देखा। अब उसकी ऑरा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह ग्रेट इमॉर्टल के पीक पर पहुंच चुकी थी। एल्डर, आप सफल हो गईं। आरव के स्वर में सच्ची खुशी थी। लेकिन पलक ने ठंडे स्वर में कहा, पहले रास्ते से हटो, तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगी। उसने हाथ हिलाया और आरव को 100 मीटर दूर उड़ा दिया, फिर अपनी ठंडी नज़र व्हाइट हेड इवल लॉर्ड पर टिकाए। ब्लड मून, अब हिसाब बराबर करेंगे। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड की आंखें फटी रह गईं। वह पूरी तरह स्तब्ध था। कुछ ही देर पहले उसने उसे लगभग मार डाला था, और अब वह न केवल पूरी तरह ठीक थी, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वह और पलक दोनों सैकड़ों सालों से ग्रेट इमॉर्टल के लेट स्टेज पर अटके हुए थे। पहले वह थोड़ा आगे था, लेकिन अब पलक ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
लेकिन पलक ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने झटके से विप को खींचा और सीधा उसके सीने के आर पार कर दिया। आह! व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड दर्द से चिल्लाया। अभी तक वह लड़ाई में ऊपर था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। मर जाओ! उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पलक पर झपटा। पलक ने अपना विप छोड़ दिया और अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड वापस बुला ली। लेकिन जैसे ही व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड हमला करने वाला था, उसकी तलवार अचानक दिशा बदलकर आरव की ओर उड़ गई। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह तो बस किनारे खड़ा था, यह उसके साथ क्या हो रहा था? ग्रेट इमॉर्टल के हमले के सामने वह बिल्कुल असहाय था। स्वॉर्ड लाइट ने उसे जकड़ लिया और वह हिल भी नहीं पाया। लेकिन पलक की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में उस तलवार और उसकी पूरी शक्ति को चूर चूर कर दिया। उसी क्षण व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड गायब हो गया और सीधे थंडर गॉड टेम्पल के अंदर घुस गया। असल में यह उसकी चाल थी। वह जानता था कि वह पलक से नहीं बच सकता, इसलिए उसने आरव पर नकली हमला किया। अगर पलक उसे बचाती तो उसे भागने का मौका मिल जाता, और अगर नहीं बचाती तो आरव मर जाता। उसका दांव काम कर गया। इस बीच ब्लड स्पिरिट अरे के बाकी बचे लोग भी भाग चुके थे। अब वहां कोई नहीं बचा था, सिर्फ आरव और पलक। आरव ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि अचानक एक और भयानक किलिंग इंटेंट उस पर छा गया। इस बार यह पलक की ओर से था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी तलवार सीधी आरव की ओर इशारा कर रही थी। नीच आदमी, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब क्या कहना है तुम्हारे पास? आरव निराश होकर खड़ा रह गया। सच ही कहा जाता है, कमजोर की कोई इज्जत नहीं होती। अभी अभी वह मौत से बचा था और अब फिर एक नई मुसीबत उसके सामने खड़ी थी। पलक के क्रोध का सामना करते हुए आरव पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ था। पहले जब भी उसने एल्डर का गुस्सा देखा था, उसमें हत्या की भावना नहीं होती थी, लेकिन इस बार वह साफ महसूस कर सकता था कि सामने वाली सच में उसे मार सकती है। फिर भी यह स्थिति अपने आप में विरोधाभासी थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यही पलक उसे व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड से बचा कर लाई थी। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या वह सच में मुझे मारना चाहती है, या फिर वह खुद ही उलझन में है? इतनी प्रबल किलिंग इंटेंट, क्या उसने मुझे इसलिए बचाया ताकि खुद अपने हाथों से मुझे खत्म कर सके? जो भी हो, उसे बहुत सावधान रहना था। अगर पलक ने हमला कर दिया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। दूसरी ओर पलक खुद भी भीतर से बुरी तरह उलझी हुई थी। उसके मन में जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, इसे मार दो, इसने तुम्हारी पवित्रता को छुआ है, उस शरीर को जिसे हजारों सालों से किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। दूसरी आवाज उसे समझा रही थी, यह इतना बड़ा मामला नहीं है, उसने तुम्हें बचाया है, तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा की। उसी समय उसके दिमाग में वह दृश्य उभर आया जब आरव उसके सामने खड़ा था, उसे बचाने के लिए। वह पहला दृश्य जो उसने होश में आते ही देखा था, उसकी किलिंग इंटेंट को और भी अस्थिर कर रहा था। उसके दिल में गुस्से के साथ साथ कुछ और कॉम्प्लेक्स भावनाएं भी उभर रही थीं। आरव ने महसूस किया कि अब उसे खुद ही बात संभालनी होगी। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, एल्डर, मैंने ऐसा क्या किया है जो गलत है? पलक गुस्से से कांप उठी। उसकी तलवार से निकलती हत्या की भावना और भी तेज हो गई। तुम नीच आदमी, अभी तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है मैंने क्या किया, लेकिन यह नहीं पता कि उसमें मेरी गलती कहाँ है। इसके बाद उसने पूरी घटना को संक्षेप में बता दिया। कैसे वो उसे लेकर थंडर गॉड टेम्पल के अंदर आया, कैसे उसकी जान बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, और कैसे समय की कमी के कारण उसे तुरंत इलाज करना पड़ा। अंत में उसने कहा, अगर हम थोड़ी भी देर करते और व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड अंदर आ जाता तो हमारा क्या हाल होता, ये हम दोनों जानते हैं। अगर एल्डर मेरी गलती बता सकती हैं तो बताइए उस समय और क्या किया जा सकता था? ये सुनकर पलक धीरे धीरे शांत होने लगी। उसे अपने शरीर में आए बदलाव का भी एहसास हुआ। उसकी पुरानी मेरिडियन इंजरी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, जो पहले उसकी कल्टिवेशन को लगभग खत्म कर चुकी थी। उसकी शक्ति न केवल वापस आ गई थी, बल्कि एक स्तर और ऊपर पहुंच गई थी। उसके मन में फिर से वही दो आवाजें गूंजने लगीं। एक कह रही थी कि आरव ने सही किया, उसने उसकी जान बचाई और उसकी मदद की, जबकि दूसरी अब भी कह रही थी कि उसने उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया है और उसे मरना चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद पलक की किलिंग इंटेंट काफी कम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हारी बात सच भी है
तब भी और तरीके थे। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वह आगे नहीं बोल पाई, लेकिन आरव समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। उसने तुरंत जवाब दिया, स्थिति बहुत गंभीर थी। आपकी पुरानी इंजरी भी उसी जगह थी, और व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड के हमले से वही जगह और ज़्यादा घायल हो गई थी। अगर मैं दूसरे हिस्सों का इलाज करता तो समय बहुत ज़्यादा लगता। उस समय एक पल भी की देरी हमें ख़त्म कर सकती थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आपकी जान कैसे बचाई जाए। एक डॉक्टर के लिए स्त्री आदमी का भेद नहीं होता, लेकिन अगर इससे आपको ठेस पहुंची है तो मैं अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करूंगा। इतना कहकर उसने एक छोटा चाकू निकाला और बिना हिचक अपने सीने में घोंपने के लिए बढ़ा दिया। यह कोई दिखावा नहीं था, उसका वार सच में जानलेवा था। वह एक दांव खेल रहा था। अगर पलक उसे रोकती है तो इसका मतलब है कि वह उसे मारना नहीं चाहती। अगर नहीं रोका तो उसे खुद ही अपनी जान बचाने के लिए आखिरी उपाय करना पड़ेगा। जैसे ही चाकू उसकी त्वचा को छूने लगा, उसके मन में निराशा उभरने लगी। क्या उसने गलत दांव लगाया? क्या पलक सच में उसे मारने वाली है? लेकिन तभी अचानक उसका शरीर रुक गया। उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। चाकू उसकी त्वचा में धंसा हुआ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। उसने मन ही मन राहत की सांस ली, वह जीत गया था। पलक ने विषय बदलते हुए कहा, इस बात को अभी रहने दो, पहले ये बताओ, तुम्हारी कल्टिवेशन में ये बदलाव कैसे आया? तुमने ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में कब बदला? अब उसके स्वर में कोई किलिंग इंटेंट नहीं थी। आरव ने राहत महसूस की और पीछे हाथ रगड़ते हुए बोला, ये बस कुछ खास नहीं है। पहले मैं कल्टिवेशन नहीं कर सकता था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने एक तरीका खोज लिया। मेरे मेडिकल मेथड और डुअल कल्टिवेशन टेक्निक को मिलाकर मैंने अपना बॉटलनेक तोड़ दिया और ट्रू एसेंस को इमॉर्टल एसेंस में बदल दिया। जैसे ही पलक ने डुअल कल्टिवेशन शब्द सुना, उसके मन में फिर वही पुराने दृश्य उभर आए। उसके सीने में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी भावना थी जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। वह चौंक गई और तुरंत अपने मन को शांत किया। फिर उसने पूछा, और तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? तुम तो जीनत से भी आगे निकल गए। आरव ने सामान्य स्वर में कहा, बस थोड़ा सा टैलेंट है और डुअल कल्टिवेशन टेक्निक का असर है। मैं निचले संसार में भी कुछ ही सालों में कल्टिवेशन कर पाया था, इसलिए यहाँ आने के बाद भी तेजी से बढ़ना स्वाभाविक है। वह अपने असली रहस्य नहीं बताने वाला था। उसने जानबूझकर बात को साधारण बना दिया और आधा श्रेय डुअल कल्टिवेशन को दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि पलक इस विषय में ज्यादा सवाल नहीं करेगी। उस समय आरव कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। सच तो ये था कि अगर वह अपनी तेजी से बढ़ती हुई कल्टिवेशन को केवल अपने टैलेंट पर भी डाल देता तो भी पलक को कोई शक नहीं होता। आखिर उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, वह थी एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन, जो केवल उन राक्षसी प्रतिभाओं पर उतरती है जो हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए 10 दिनों में ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचना कोई असंभव बात नहीं थी। पलक ने फिर पूछा, वह बैरियर आखिर था क्या? इतना शक्तिशाली कि व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड भी उसे तोड़ नहीं सका, और तुम मुझे अंदर कैसे ले आए? ये सवाल सच में उसके मन में था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव ने इतनी मजबूत बैरियर को कैसे पार कर लिया। आरव ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझे एक टैलिस्मन दिया था, खास तौर पर हर तरह के बैरियर्स को तोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता वह किस स्तर का था, लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छा काम किया। वह पूरी गंभीरता के साथ झूठ बोल रहा था। ये बहाना उसने पहले से सोच रखा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उस छोटे जीव का रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था। वह चीज़ इतनी कीमती थी कि खुद इमॉर्टल किंग भी उसे चाहता था। ऐसी चीज़ को दिखाना मतलब मुसीबत को न्योता देना था। पलक ने बस ओह कहा और सिर हिला दिया। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। ये स्पष्ट नहीं था कि उसने विश्वास किया या नहीं, लेकिन उसने इस विषय को वहीं छोड़ दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी नज़र उस काले और रहस्यमयी थंडर गॉड टेम्पल के द्वार पर पड़ी। उसके चेहरे पर कॉम्प्लेक्स भाव उभर आए। जब बैरियर टूटने वाला था, तब तुम अंदर क्यों नहीं भागे? ये सवाल सुनकर आरव एक पल के लिए चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी विषय बदल देगी। उसने जवाब दिया, क्योंकि आप घायल थीं। आपको तुरंत इलाज की जरूरत थी। अंदर क्या है, ये हमें नहीं पता। अगर अंदर कोई फॉर्मेशन या रिस्ट्रिक्शन होता तो मैं आपको ठीक भी नहीं कर पाता, तब हम दोनों के लिए स्थिति और भी खराब हो जाती।
पलक ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और कहा, तुम मुझे छोड़कर भाग सकते थे, मुझे साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी नज़र जैसे आरव के दिल को पढ़ना चाहती थी। इमॉर्टल वर्ल्ड में अधिकतर लोग स्वार्थी होते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचा रहा था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे बचाने के लिए उस बूढ़े राक्षस के हाथों में फंस गईं। अगर मैं आपको छोड़कर भाग जाता तो क्या मैं इंसान कहलाने लायक रहता? फिर उसने मजाक में कहा, और मैं एक मर्द हूँ। अगर संकट में किसी औरत को छोड़कर भाग जाऊं तो फिर महल जाकर एनूच बन जाना ही बेहतर है। ये सुनकर पलक थोड़ी स्तब्ध रह गई। इतने वर्षों से वह खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखती आई थी। उसने खुद को एक महिला के रूप में सोचना लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ वह एक महिला है और सामने वाला एक आदमी है जिसकी नज़र में आदमी का कर्तव्य है महिला की रक्षा करना। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर, क्या मैं आपसे एक छोटी सी विनती कर सकता हूँ? पलक ने उसे घूरा। वह पहले ही उसे माफ कर चुकी थी और अब यह और मांग कर रहा था। कहो, क्या चाहिए? आरव ने कहा, क्या आप मेरे बारे में जो कुछ भी जानती हैं उसे गुप्त रख सकती हैं, खासकर मेरी कल्टीवेशन के बारे में? पलक ने भौं उठाई। तुम क्या कह रहे हो? आरव ने समझाया, मैं लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरी तेजी से बढ़ती हुई कल्टीवेशन के बारे में पता चला तो मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मेरे पास कई रहस्य हैं और मैं नहीं चाहता कि वे सबके सामने आएं। उसने गंभीर स्वर में कहा, आप पर मुझे भरोसा है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर लोगों को पता चला तो अनगिनत लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पलक ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? आरव ने तुरंत जवाब दिया, असल में मैं आपके बारे में भी सोच रहा था। अगर लोगों को पता चला कि आप मुझे गुप्त रूप से फॉलो कर रही थीं, तो आपकी रेप्यूटेशन पर असर पड़ सकता है। पलक ने ठंडे स्वर में कहा, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में कोई भी मेरे बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करता। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा रहस्य रख सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। आरव चौंक गया। एल्डर, कैसी शर्त? पलक ने कहा, कुछ दिनों में सेक्ट लीडर पर्सनल डिसाइपल्स चुनेंगे। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम चुने जाओगे। आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। एल्डर, मेरे ओपोनेंट्स कौन होंगे? पलक ने शांत स्वर में कहा, पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स, यहाँ तक कि पीक मास्टर्स के पर्सनल डिसाइपल्स भी। क्या? आरव का मन जैसे डूब गया। वह अभी असेंडेड हुआ था और उसे पूरे सेक्ट के हजारों प्रतिभाशाली डिसाइपल्स से मुकाबला करना था। ये लगभग असंभव था। फिर भी उसने खुद को संभाला और पूछा, एल्डर, सेक्ट लीडर एक बार में कितने डिसाइपल्स लेते हैं? पलक ने कहा, या तो कोई नहीं या ज्यादा से ज्यादा एक। ये सुनते ही आरव पूरी तरह निराश हो गया। इतने लोगों में से एक बनना, ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर उसने सोचा, कम से कम उसने कोशिश तो करनी है, हारना कोई शर्म की बात नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है एल्डर, मैं वादा करता हूँ। पलक ने उसे देखा, जैसे उसके मन को पढ़ रही हो। वादा किया है तो निभाना होगा। अगर नहीं निभा पाए तो मैं तुम्हें सच में महल भेज दूंगी एनुच बनने। आरव अंदर ही अंदर तिलमिला उठा। वह बस मन ही मन बड़बड़ाया, ये औरत हर बार यही धमकी क्यों देती है? लेकिन बाहर से उसने सिर्फ एक मजबूर मुस्कान दी। एल्डर, आप मजाक कर रही हैं न? पलक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है? आरव ने हताश होकर कहा, एल्डर, ये सच में संभव नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा तो मेरा रहस्य खुल जाएगा। फिर उसे छिपाने का क्या मतलब? फिर उसने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं, मैं आपसे कोई रहस्य छिपाने की बात नहीं करूंगा और सिलेक्शन में भी भाग नहीं लूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? अब वो पूरी तरह उम्मीद लगाए पलक की ओर देख रहा था, शायद वह मान जाए। पलक ने बिना किसी झिझक के कहा, नहीं, जब तुमने वादा कर लिया है तो उसे निभाना ही होगा। उसके स्वर में कोई नरमी नहीं थी। फिर उसने सीधे आरव की ओर देखते हुए कहा, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब हमेशा छिपा पाओगे? आरव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये बात उसने खुद भी महसूस की थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी असली ताकत का एक हिस्सा उजागर हो चुका था। जितना असाधारण कोई होता है
उतना ही वह ध्यान खींचता है, और सच सामने आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या उसकी कमज़ोर कल्टिवेशन थी। पलक जैसे ग्रेट इमॉर्टल तो दूर, वह सेलेस्टियल इमॉर्टल तक को पहचान नहीं सकता था। ऐसे में वह अपने राज कब तक छिपा सकता था? पलक ने आगे कहा, तुम जो कर रहे हो वह सबसे मूर्खतापूर्ण रास्ता है। सही तरीका यह है कि तुम एक मजबूत सहारा ढूंढो, और फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में सेक्ट लीडर से बड़ा सहारा कौन हो सकता है? उसने स्पष्ट कहा, सेक्ट लीडर का पर्सनल डिसाइपल बनना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि पलक सही कह रही है, लेकिन फिर भी उसने निराश होकर कहा, लेकिन मेरी ताकत अभी बहुत कम है, यह मेरे लिए असंभव सा है। पलक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कल्टिवेटर्स का रास्ता ही ऐसा होता है, जो असंभव लगता है उसी को करना पड़ता है। मैं सेक्ट लीडर से बात करूंगी कि सिलेक्शन को थोड़ा टाल दिया जाए, बाकी सब तुम्हें खुद करना होगा। ये सुनकर आरव की आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद एल्डर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब उसके भीतर एक नई आग जल उठी थी। वह जानता था कि उसके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और कितने शक्तिशाली दुश्मन खड़े हैं। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे तेजी से मजबूत बनना ही होगा। पलक ने संतोष से सिर हिलाया, अच्छा है, यही जज्बा होना चाहिए फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल में। तभी अचानक आसमान से एक व्यंग्य भरी हंसी गूंजी, हा हा हा, बस एक ट्रू इमॉर्टल, क्या फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सारे डिसाइपल्स इतने कमजोर हैं? आवाज दूर से आई, लेकिन अगले ही पल वो उनके सामने गूंज रही थी। यह उस व्यक्ति की भयानक गति को दिखाता था। पलक का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, थंडर गॉड टेम्पल के सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं। सबसे आगे एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, काले बाल, लंबी दाढ़ी, मजबूत शरीर और रौबदार चेहरा। उसकी ऑरा बेहद शक्तिशाली थी, वह स्पष्ट रूप से ग्रेट इमॉर्टल के पीक पर था। उसके पीछे एक युवा जोड़ा खड़ा था। युवक लंबा और आकर्षक था, और उसकी कल्टिवेशन गोल्डन इमॉर्टल के पीक पर थी। लेकिन आरव की नज़र तुरंत उस महिला पर गई। इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद उसने पहली बार ऐसी महिला देखी थी। उसके बाल आग जैसे लाल थे, शरीर बेहद आकर्षक था, और उसने बहुत ही खुला पहनावा पहना हुआ था, शोल्डर खुला टॉप, छोटी काली लेदर स्कर्ट और बूट्स। उसका पूरा व्यक्तित्व विद्रोही और साहसी था। और उसकी कल्टिवेशन भी कम नहीं थी, वह भी गोल्डन इमॉर्टल के पीक पर थी। आरव उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन पलक का चेहरा कठोर हो गया। लोकेश, तुम? वह आदमी हंस पड़ा, हाँ, मैं ही हूँ। ब्लोसम हेवन की कंपटीशन में तुमने मुझे हराया था, क्या शानदार समय था वह, फ्लावर फेरी। फिर उसने तिरस्कार से आरव की ओर देखा, लेकिन इतने सालों बाद तुम्हारा डिसाइपल तो बहुत कमजोर निकला, बस एक ट्रू इमॉर्टल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे बाहर लाने में शर्म आती। आरव को तुरंत समझ आ गया, यह आदमी पुरानी हार का बदला लेना चाहता था। 1000 साल बाद भी उसके दिल में वह हार चुभ रही थी। असल में लोकेश यूली इमॉर्टल सेक्ट का ग्रैंड एल्डर था। उस समय पलक एक दूसरे प्रतिभा थी, जिसने उसे बुरी तरह हराया था। अब मौका मिला था, तो वह उसके डिसाइपल को नीचा दिखाकर अपना अपमान मिटाना चाहता था। आरव अंदर ही अंदर हंस पड़ा, इतना बड़ा आदमी, लेकिन दिल इतना छोटा। पलक ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे डिसाइपल के बारे में फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसने कोई सफाई नहीं दी और सीधे आरव को लेकर थंडर गॉड टेम्पल के अंदर चली गई। यह एक दुर्लभ एंशंट रूइन था, इसे छोड़ना संभव नहीं था। लोकेश ने मुस्कुराते हुए पीछा किया, फ्लावर फेरी, इतनी जल्दी मत जाओ, चलो साथ में देखते हैं, शायद मैं मदद कर सकूं। असल में वो अंदर जाना चाहता था और साथ ही मौका मिलने पर पलक के कमजोर डिसाइपल को और अपमानित करना चाहता था। बाहर से टेम्पल अंधेरा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर रोशनी फैल गई। सभी सतर्क थे, लेकिन अंदर कोई खतरा नहीं था। मुख्य हॉल बहुत विशाल था, एंशंट और वीरान वातावरण से भरा हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कुछ भी नहीं था। लोकेश निराश हो गया, क्या कोई पहले ही यहां आ चुका है? वह थंडर एलिमेंट का कल्टिवेटर था, इसलिए उसे इस जगह से बहुत उम्मीद थी, लेकिन खाली देखकर उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। सभी ने डिवाइन सेंस से चारों ओर जांच की, लेकिन वे चौंक गए। यहाँ डिवाइन सेंस पूरी तरह दब गई थी, यहाँ तक कि ग्रेट इमॉर्टल्स की भी। आरव भी हैरान था।
अगर कोई यहाँ पहले आया होता तो बैरियर पहले ही टूट चुका होता। इसका मतलब था कि सच्चाई कुछ और है। उन्होंने व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड को भी नहीं देखा, वह कहीं छिप गया था। तभी अचानक आसमान से एक प्रकाश की किरण गिरी और पूरे हॉल को चीरती हुई बीच में आकर ठहर गई। उस रोशनी के बीच एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह एक आदमी प्रतीत होता था। हालांकि वह केवल एक प्रोजेक्शन था, लेकिन उसकी ऑरा इतनी भयानक थी कि पलक और लोकेश जैसे शक्तिशाली लोग भी दबाव महसूस करने लगे। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये जगह थंडर गॉड टेम्पल थी। क्या ये सच में थंडर गॉड था? सुनहरी रोशनी भीड़ की ओर मुड़ी। भले ही किसी को उसकी आंखें या चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें गहराई से देख रहा हो। एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज गूंजी, जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं है। थंडर गॉड टेम्पल में कोई खजाना नहीं है, लेकिन जो यहाँ प्रवेश करता है उसे मेरी विरासत पाने का अवसर मिलेगा। ये सुनते ही सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो उठे। एक एंशंट विरासत का आकर्षण साधारण खजानों से कहीं अधिक होता है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि ऐसी विरासत आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कठिन शर्तें पूरी करनी होती हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सुनहरी आकृति फिर बोली, मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा सबसे सरल है, लेकिन यह एक कठोर शर्त भी है। सक्सेसर की आयु 300 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इससे अधिक आयु का है तो वह इस विरासत को पाने के योग्य भी नहीं है। ये सुनकर लोकेश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। भले ही इसका मतलब था कि वह स्वयं अयोग्य हो गया है, लेकिन वास्तव में यह उसके लिए लाभदायक था। यदि उसे पलक से मुकाबला करना पड़ता तो उसे जीत का भरोसा नहीं था, क्योंकि 1000 वर्ष पहले की हार आज भी उसके मन पर छाया बनी हुई थी। इसके विपरीत उसके अपने शिष्य कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे, और थंडर गॉड टेम्पल की विरासत निश्चित रूप से उसके थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट के हाथों में जाएगी। जितना वह इस बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया, और अंततः वह हंस पड़ा। उसकी नज़र पलक पर टिक गई। फ्लावर फेरी, क्या तुम्हारा डिसाइपल पहले ही 300 वर्ष से अधिक आयु का है? लगता है थंडर गॉड टेम्पल की विरासत तुम्हारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के हाथ से निकल चुकी है। पलक ने ठंडी आवाज में केवल एक नज़र डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। सच ये था कि वह स्वयं भी निश्चित नहीं थी, क्योंकि उसे आरव की वास्तविक आयु का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कल्टीवेटर हो या इम्मोर्टल, बाहरी रूप से उनकी आयु का पता लगाना असंभव होता है। ऊपर से आरव निचले लोक से आया था, तो कौन जानता है उसने कितने वर्षों तक साधना की है। सामान्यतः 300 वर्ष से कम आयु में इमॉर्टैलिटी प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। यदि आरव सच में उससे अधिक आयु का हुआ तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को केवल दर्शक बनकर रह जाना होगा। वे अब इतने कम समय में सेक्ट से किसी और प्रतिभाशाली डिसाइपल को बुला भी नहीं सकते थे। तभी सुनहरी आकृति फिर बोली, ठीक है, जो लोग मेरी विरासत प्राप्त करना चाहते हैं वे आगे आएं। लोकेश ने तुरंत अपने शिष्य की ओर इशारा किया, मिंग, तुम और लिंगे दोनों इस शर्त को पूरा करते हो, लेकिन तुम बड़े हो, पहले तुम जाओ। वह अपने शिष्यों से बात करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में पलक के सामने अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा था, क्योंकि उसके दोनों शिष्य 300 वर्ष से कम आयु के थे। आपका शिष्य आज्ञा का पालन करता है। आदमी शिष्य का नाम सारा था और महिला का नाम जैस्मन। दोनों लोकेश के डायरेक्ट डिसाइपल थे और 300 वर्ष से कम आयु के थे। सारा आगे बढ़ा, कुछ क्षण रुका और फिर सुनहरी रोशनी के स्तंभ में प्रवेश कर गया। आवाज आई, 290 वर्ष, प्रतिभा निम्न स्तर की, विरासत के लिए योग्य, एक और जाकर प्रतीक्षा करो। ये कहकर उसे बाहर भेज दिया गया और अगला बुलाया गया। लोकेश ने संतोष भरी मुस्कान के साथ पलक की ओर देखा, लिंगिया, अब तुम्हारी बारी है। लाल बालों वाली जैस्मन भी आगे बढ़ी और प्रकाश स्तंभ में प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षण बाद आवाज फिर गूंजी, 180 वर्ष, प्रतिभा सामान्य स्तर की, विरासत के लिए योग्य, एक और प्रतीक्षा करो। जैस्मन भी बाहर आ गई। सुनहरी आकृति ने फिर कहा, क्या और कोई है? यदि 3 श्वासों के भीतर कोई परीक्षण के लिए नहीं आता तो अगला चरण प्रारंभ होगा। लोकेश ने व्यंग्य से पलक की ओर देखा, फ्लावर फेरी, क्यों न तुम अपने डिसाइपल को भी आजमाने दो, कहीं वह 300 वर्ष से अधिक आयु का तो नहीं। यदि ऐसा है तो इतना समय लेकर ट्रू इमॉर्टल बनना वास्तव में बहुत ही बेकार है।
लेकिन चिंता की बात नहीं, मेरे जैसे प्रतिभाशाली शिष्य बहुत कम होते हैं। पलक चुप रही। वह निश्चित नहीं थी, और यदि आरव असफल हो जाता तो यह उसके लिए बेरहम होता। लेकिन तभी आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह आगे बढ़ा और बोला, एल्डर, मुझे प्रयास करने दीजिए, शायद मैं अभी भी काफ़ी युवा हूँ। पलक ने हाथ हिलाया, जाओ। वह अब आरव को कुछ हद तक समझ चुकी थी। वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता था। यदि वह स्वयं आगे बढ़ रहा है तो अवश्य ही उसे विश्वास है। लोकेश हंस पड़ा, हिम्मत तो है, लेकिन उम्र कोई मजाक की चीज नहीं है, बाद में शर्मिंदा मत होना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शर्मिंदा कौन होगा, यह अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर वह प्रकाश स्तंभ में प्रवेश कर गया। कुछ ही क्षण बाद आवाज गूंजी, 21 वर्ष, असाधारण प्रतिभा, विरासत के लिए पुनर्तः योग्य, एक और प्रतीक्षा करो। ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। जैस्मिन, जो अभी तक अपने आप पर गर्व कर रही थी, अब पूरी तरह स्तब्ध थी। उसने सोचा था कि आरव शायद योग्य होगा, लेकिन वह इतना युवा होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। पलक भी भीतर से हिल गई। उसने अनुमान लगाया था कि आरव कम से कम 100 वर्ष से अधिक आयु का होगा, लेकिन वह केवल 21 वर्ष का निकला। इतनी कम आयु में इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचना, ये लगभग असंभव था। लेकिन जब उसे एक्सटिंक्शन ट्रिब्यूलेशन याद आया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल ऐसे ही दूसरे प्रतिभाशाली पर्सन से हेवनली डाव भी भयभीत होता है। सबसे अधिक आघात लोकेश को लगा। वह पहले से ही पलक का मजाक उड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है, वह चिल्लाया। 21 वर्ष में ट्रू इमॉर्टल, ये कभी नहीं हो सकता। आरव मुस्कुराते हुए प्रकाश स्तंभ से बाहर आया और बोला, जो तुम्हारे थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट के लोग नहीं कर सकते, वो मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल कर सकते हैं। लोकेश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कुछ ही क्षण पहले वह दूसरों को नीचा दिखा रहा था, और अब वही स्वयं अपमानित हो गया था। यह असंभव है। पलक, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। यदि तुम्हारे सेक्ट में ऐसा प्रतिभाशाली डिसाइपल होता तो मुझे पहले ही पता होता। आरव ने शांत स्वर में कहा, ये स्वाभाविक है कि तुम्हें पता नहीं, मैं तो केवल 10 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही लोकेश की आंखें फैल गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। 10 दिन, इसका अर्थ था कि उसने केवल 10 दिनों में एक साधारण कल्टिवेटर से ट्रू इमॉर्टल तक की छलांग लगाए। ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा, और उसके दोनों शिष्य, जो अब तक अपनी प्रतिभा पर घमंड करते थे, अब उसके सामने बिल्कुल तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। लोकेश आखिर एक ग्रेट इमॉर्टल था। भले ही वो अंदर से बेहद चौंक गया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने अपने दोनों शिष्यों के चेहरे पर पड़े प्रभाव को देखा और तुरंत बोला, मिंगर, लिंगेर, इसके झांसे में मत आना। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट ने जरूर इस पर कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की है, जैसे एम्पावरमेंट या इनिशिएशन, नहीं तो 21 साल की उम्र में ट्रू इमॉर्टल बनना बिल्कुल असंभव है। उसके विचार में यही एकमात्र कारण हो सकता था, क्योंकि इतनी कम उम्र में और केवल 10 दिनों में ट्रू इमॉर्टल तक पहुंचना सामान्य बात नहीं थी। सारा और जैस्मिन को भी जैसे अचानक समझ आ गया। उन्होंने सोचा कि सामने वाला उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे तुरंत अपने आत्मविश्वास में लौट आए। आरव बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने अपना काम कर दिया था। सामने वाले के चेहरे पर तमाचा मार चुका था। अब वे क्या सोचते हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी सुनहरी आकृति फिर बोली, 3 सांसें बीत चुकी हैं, अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। ये कहते हुए उसने हाथ उठाकर इशारा किया, और तुरंत सभी के सामने लगभग 100 फीट व्यास और करीब 3 फीट ऊंचाई का एक गोलाकार थंडर सी प्रकट हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरे बदल गए। उस थंडर सी के भीतर अनगिनत बिजली की धाराएं चमक रही थीं। घनी बिजली की चमक के साथ हल्की गर्जना की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कोई उसमें प्रवेश किए बिना ही उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। सुनहरी आवाज फिर गूंजी, दूसरी परीक्षा यह है कि पूर्व दिशा से प्रवेश करो और पश्चिम दिशा से बाहर निकलो। जो 1 घंटे के भीतर थंडर सी पार कर लेगा वह उत्तीर्ण माना जाएगा। जो समय सीमा में पार नहीं कर पाएगा वह बाहर हो जाएगा। जैसे ही नियम बताए गए, लोकेश जोर से हंस पड़ा। थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट का मुख्य कौशल ही बिजली को नियंत्रित करना था, और वे लाइटनिंग अट्रीब्यूट के कल्टिवेटर थे, इसलिए उनके पास थंडर के प्रति अत्यधिक सहनशीलता थी।
उसके अनुसार यह परीक्षा तो उनके सेक्ट के लिए बनाई गई थी और उसके दोनों शिष्यों के पास इसमें पूर्ण बढ़त थी। सारा और जैस्मिन भी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। लोकेश ने व्यंग्य से पलक की ओर देखा। फ्लावर फेरी, लगता है तुम्हारा डिसाइपल गलत जगह आ गया है। ये थंडर गॉड टेम्पल है, यहाँ थंडर की परीक्षा होगी, तलवारबाजी की नहीं। और वैसे भी वह सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल है। पलक के चेहरे पर हल्की उपेक्षा झलक गई। उसने शांत स्वर में कहा, 1000 साल बाद भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। उसके शब्दों में पूरा आत्मविश्वास था। उसने खुद आरव की एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन देखी थी। उस भयानक स्तर की बिजली के सामने ये थंडर सी तो बच्चों का खेल था। लोकेश फिर हंसा, तुम अभी भी उतनी ही घमंडी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार तुम्हारा डिसाइपल हार जाएगा। पलक चुप रही। लोकेश ने हाथ हिलाया, मिंगर, तुम पहले जाओ। सारा आगे बढ़ा और थंडर सी के पास पहुंचते ही उसकी शक्ति को महसूस किया। उसने जोर से चिल्लाया, 5 लुमिनरीज थंडर कंट्रोल टेक्निक। उसका पूरा शरीर बिजली की चमक से घिर गया और फिर वो थंडर सी में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो अंदर गया, चारों तरफ से बिजली उस पर टूट पड़ी। उसने पूरी ताकत से अपनी टेक्निक चलाई और किसी तरह उसे सहन किया, लेकिन हर कदम आगे बढ़ाना बेहद कठिन था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा लगभग पूरा होने वाला था। अचानक थंडर सी में हलचल हुई और सारा लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, काले कोयले जैसा, और उस पर बिजली की हल्की चमक अभी भी दौड़ रही थी। आरव हंसी रोक नहीं पाया। सारा अब किसी कल्टिवेटर जैसा नहीं बल्कि जली हुई भुट्टे जैसा दिख रहा था। लोकेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खुशी से चिल्लाया, अच्छा किया, बाहर आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। फिर उसने जैस्मिन को इशारा किया। जैस्मिन अंदर गई और लगभग आधे घंटे में बाहर आ गई। उसकी हालत सारा से काफ़ी बेहतर थी, बस उसके बाल अजीब तरह से खड़े हो गए थे। लोकेश गर्व से हंसा, देखा, यही है मेरे शिष्यों की ताकत। फिर उसने आरव की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी है। आरव मुस्कुराया और सीधे थंडर सी में चला गया। सारा और जैस्मिन दोनों ने उसे तिरस्कार से देखा। उनके अनुसार ये लड़का अंदर जाकर खुद को अपमानित ही करेगा। लेकिन जैसे ही आरव अंदर गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी केओस इमॉर्टल एसेंस सक्रिय की और दोनों हाथों में मीटियोराइट गॉड निकाल लिया। जैसे ही बिजली उस पर गिरी, वह सब उस गॉड में समाने लगी। उसकी गति बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वह बाहर चल रहा हो। कुछ ही पलों में वह थंडर सी पार करके दूसरी ओर पहुंच गया। जब तक लोकेश अपनी बात पूरी करता, आरव बाहर आ चुका था, पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के। तीनों गुरु शिष्य स्तब्ध रह गए। आरव मुस्कुराया, इतना भी मुश्किल नहीं था, तुम लोगों को इतना समय क्यों लगा? लोकेश के पास कोई जवाब नहीं था, उसका चेहरा तमतमा गया। आरव ने फिर चुटकी ली, अभी तो कोई कह रहा था कि कोई शर्मिंदा होगा, अब बताओ, शर्म किसे आ रही है? लोकेश गुस्से से कांप उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। तभी सुनहरी आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा समाप्त, अब तीसरी परीक्षा शुरू होगी। थंडर सी गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। आवाज आई, तुम तीनों अपनी पूरी शक्ति से इस द्वार पर हमला करो। जिसकी बिजली सबसे शक्तिशाली और शुद्ध होगी, वही मेरी विरासत पाने योग्य होगा। लोकेश और उसके शिष्य फिर मुस्कुराने लगे, ये परीक्षा पूरी तरह उनके पक्ष में थी। सारा ने पहला हमला किया। उसने गहरे नीले रंग की बिजली को इकट्ठा करके द्वार पर प्रहार किया, लेकिन द्वार पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जैस्मिन ने 2 शक्तिशाली बिजली के हमले किए। द्वार थोड़ा कांपा, लेकिन फिर शांत हो गया। लोकेश संतुष्ट दिखा और आरव की ओर देखा, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। आरव ने बिना कुछ कहे मीटियोराइट गॉड निकाला। उसने उसे खोला और एक काली बिजली बाहर निकाली। सब हैरान रह गए। ये काली बिजली थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोकेश ने उपेक्षा से कहा, बाहरी ताकत पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन आरव जानता था कि यह साधारण बिजली नहीं थी, यह एक्सटिंक्शन थंडर थी, जो हेवनली डाउ की शक्ति थी। उसने हाथ उठाया और काली बिजली को सीधे सुनहरे द्वार पर दे मारा। सारा ने काली बिजली को देखा और होंठ टेढ़े करते हुए कहा, एक चींटी पेड़ को हिलाने चली है, अपनी औकात से ज्यादा समझ रही है।
उसके अनुसार यह काली बिजली उसकी अभी अभी इस्तेमाल की गई बिजली से कहीं कमजोर थी और इससे कोई असर पड़ना असंभव था। लोकेश ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने पहले कभी काली बिजली नहीं देखी थी, लेकिन सामने की इस बिजली से उसे एक विनाशकारी आभा महसूस हो रही थी, जिससे उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। एक ग्रेट इमॉर्टल को भी अगर यह बिजली असहज कर रही है, तो यह साधारण नहीं हो सकती। बूम! विनाशकारी काली बिजली सीधे सुनहरे द्वार से टकराई। एक भयानक धमाका हुआ, मानो पूरा थंडर गॉड टेम्पल हिल गया हो। अगले ही पल बिजली गायब हो गई और सुनहरा द्वार अचानक खुल गया। उसमें से एक प्रकाश की किरण निकली, जिसने आरव को घेर लिया और पलक झपकते ही उसे भीतर खींच लिया। उसके बाद द्वार तुरंत बंद हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब सबने होश संभाला, तब तक आरव और वह प्रकाश द्वार दोनों गायब हो चुके थे, यहाँ तक कि सुनहरी आकृति भी लुप्त हो गई थी। ये पलक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये वही परिणाम था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। लेकिन थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट के तीनों लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। 3 परीक्षाओं के बाद विजेता एक साधारण ट्रू इमॉर्टल निकला, जबकि उनके दोनों पीक गोल्डन इमॉर्टल शिष्य बाहर हो गए। सारा गुस्से से भर गया। ये कैसे हो सकता है? क्या थंडर गॉड टेम्पल की विरासत पागल हो गई है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आकाश से एक बिजली गिरी और उसे 100 मीटर दूर फेंक दिया। एक ठंडी आवाज गूंजी, जो भी थंडर गॉड का अपमान करेगा, वह मारा जाएगा। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। लोकेश भी अब एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाहर वह एक सम्मानित इमॉर्टल था, लेकिन यहाँ वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने बिना समय गंवाए अपने शिष्यों को लेकर बाहर जाने का निर्णय लिया। पलक ने भी एक नज़र पीछे डाली और फिर बाहर आ गई। तीनों थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट के लोग बाहर ही रुके रहे। उनके मन में जलन और गुस्सा भरा था। वे देखना चाहते थे कि आरव सच में विरासत प्राप्त कर पाता है या नहीं। पलक भी वहीं खड़ी होकर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। अंदर, आरव को प्रकाश स्तंभ द्वारा एक अलग स्थान पर ले जाया गया। चारों ओर सफेद खाली स्थान था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उसके सामने एक सुनहरी आकृति खड़ी थी। आरव ने सम्मानपूर्वक पूछा, सीनियर, क्या आप थंडर गॉड हैं? सुनहरी आकृति ने उत्तर दिया, मैं थंडर गॉड नहीं हूँ। मैं उनका सेवक हूँ, जो उनके लिए उपयुक्त सक्सेसर खोजने का कार्य करता है। फिर उसने पूछा, क्या तुम लाइटनिंग एट्रीब्यूट के इमॉर्टल नहीं हो? आरव ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारी बिजली कहाँ से आई? आरव ने सच बताया, वह मेरी ट्रिब्यूलेशन के समय की बची हुई थंडर पावर है। क्या? एनाइलेशन डिवाइन लाइटनिंग? सुनहरी आकृति के स्वर में स्पष्ट आश्चर्य था। चाहे तुम लाइटनिंग इमॉर्टल हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसका मतलब तुम भाग्यशाली हो और थंडर गॉड की विरासत के योग्य हो। आरव ने झुककर कहा, धन्यवाद सीनियर। सुनहरी आकृति बोली, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह विरासत एक परीक्षा भी है। अगर सफल हुए तो सक्सेसर बनोगे, और यदि असफल हुए तो नष्ट हो जाओगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ, आरव ने बिना झिझक कहा। सुनहरी आकृति ने बताया, थंडर गॉड टेम्पल की विरासत 2 भागों में है। पहला है थंडर गॉड बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक और दूसरा है थंडर गॉड एरो टेक्निक, लेकिन पहले बॉडी फॉर्जिंग सीखना होगा। फिर उसने एक सुनहरी किरण आरव के मस्तिष्क में भेजी, जिससे पूरी टेक्निक उसके दिमाग में आ गई। आरव बैठ गया और अभ्यास को समझने लगा। 1 घंटे में उसने इसे पूरी तरह समझ लिया। थंडर गॉड बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक का मूल सिद्धांत था थंडर एनर्जी से शरीर को मजबूत बनाना। ये 3 स्तरों में विभाजित थी, मरीडियन फ्यूजन एंड स्किन रिफाइनमेंट, बोन फॉर्जिंग एंड मैरो क्लेंजिंग और अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी। आरव ये देखकर बहुत खुश हुआ। सीनियर, मैं तैयार हूँ। सुनहरी आकृति ने कहा, तो शुरू करते हैं। उसने हाथ उठाया और एक विशाल सुनहरी बिजली आरव पर गिराई। आह! बिजली के प्रहार से आरव का पूरा शरीर कांप उठा। ये बिजली अत्यंत शक्तिशाली और उग्र थी, जो उसकी हर नस में दौड़ रही थी। वो तुरंत टेक्निक चलाने लगा और थंडर पावर को अब्जॉर्ब करते हुए अपने शरीर को मजबूत करने लगा। केओस इमॉर्टल एसेंस के कारण ये प्रक्रिया उसके लिए कंपैरेटिवली आसान थी। सुनहरी आकृति संतुष्ट होकर उसे देखती रही। लगातार 18 बार बिजली गिरने के बाद आरव के मरीडियंस पूरी तरह मजबूत हो गए। उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक आई और फिर गायब हो गई।
थंडर गॉड बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक का पहला स्तर, मेरिडियन फ्यूजन एंड स्किन रिफाइनमेंट, सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरिडियन फ्यूजन एंड स्किन रिफाइनमेंट के पहले स्तर में महारत हासिल कर लोगे। मैं इतने वर्षों से थंडर गॉड के साथ रहा हूँ, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा हूँ। सुनहरी आकृति की आवाज में स्पष्ट प्रशंसा और आश्चर्य था। आरव खुद भी उत्साहित था। वह खड़ा हुआ, शरीर को थोड़ा खींचा और महसूस किया कि उसके भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ रही है, लेकिन बिना तुलना के वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अब वास्तव में कितना शक्तिशाली हो चुका है। उसने पूछा, सीनियर, ये पहला स्तर आखिर किसके बराबर है? वॉइड इमॉर्टल से इसकी तुलना कैसे होगी? सुनहरी आकृति ने उत्तर दिया, थंडर गॉड की विरासत साधारण नहीं है। मेरिडियन फ्यूजन एंड स्किन रिफाइनमेंट का ये पहला स्तर अर्थ इमॉर्टल के बराबर है, और इस स्तर पर तुम वॉइड इमॉर्टल के बीच अजेय हो। आरव खुशी से भर गया। तो अगर मैं दूसरा स्तर हासिल कर लूं, तो क्या मैं ट्रू इमॉर्टल में भी अजेय हो जाऊंगा? हाँ, सुनहरी आकृति ने सिर हिलाया, ये टेक्निक बेहद शक्तिशाली है, समान स्तर में बिल्कुल अजेय। आरव की आंखों में चमक आ गई। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलिए अभी दूसरा स्तर शुरू करते हैं। सीनियर, जल्दी से बिजली गिराइए। सुनहरी आकृति थोड़ा रुकी, क्या तुम्हें थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? इतनी जल्दी करने से नींव कमजोर हो सकती है। आरव ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। असल में केओस इमॉर्टल टेक्निक के कारण उसे किसी भी टेक्निक में बॉटलनेक का डर नहीं था, बस पर्याप्त रिसोर्सेज चाहिए थे, और यहाँ रिसोर्स था थंडर पावर। ठीक है, लेकिन अगर सहन न कर सको तो तुरंत बता देना, सुनहरी आकृति ने कहा। फिर उसने हाथ उठाया और फिर से सुनहरी बिजली गिरनी शुरू हुई। पहले की तरह 18 बार बिजली गिरने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार आरव बिल्कुल सहज था। वह लगातार बिजली को अब्जॉर्ब करता गया और अपने शरीर को मजबूत करता गया। जब कुल 36 बार बिजली गिरी, तब जाकर वह दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसने आंखें खोलीं और महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है। अब वह खुद को ट्रू इमॉर्टल के बीच अजेय मान रहा था। वो फिर उत्साहित होकर बोला, सीनियर, और बिजली दीजिए, तीसरा स्तर भी पूरा कर लेते हैं। सुनहरी आकृति ने बेबसी से कहा, अब नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा थंडर पावर नहीं बची है। जो था, उसका 2/3 तुम पर खर्च हो चुका है। आरव को ये सुनकर निराशा हुई, मानो उसके पास फरारी हो लेकिन उसमें फ्यूल खत्म हो गया हो। बाहर इतने शक्तिशाली दुश्मन थे, और उसकी अपनी ताकत अभी भी कम थी। तभी उसे अचानक एक विचार आया, सीनियर, जो काली बिजली मैंने पहले इस्तेमाल की थी, क्या वह काम आएगी? बिल्कुल, सुनहरी आकृति ने कहा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आरव के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत 8 मीटियोराइट गॉड निकाल लिए। सुनहरी आकृति भी चकित रह गई, क्या अद्भुत आर्टिफैक्ट है, इसमें इतनी हेवनली लाइटनिंग स्टोर्ड है। आरव बोला, सीनियर, कृपया मदद कीजिए। सुनहरी आकृति ने सिर हिलाया और एक काली बिजली निकालकर धीरे धीरे आरव पर गिराए। जैसे ही अनाइलेशन डिवाइन लाइटनिंग उसके शरीर में प्रवेश हुई, वह कांप उठा। ये बिजली पहले की सुनहरी बिजली से कहीं अधिक हिंसक और विनाशकारी थी। लेकिन आरव पहले ही कई बार इस बिजली का सामना कर चुका था, और अब उसका शरीर भी काफी मजबूत हो चुका था। उसने तुरंत टेक्निक चलाई और केओस इमॉर्टल एसेंस के साथ उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करने लगा। 2 घंटे बाद वह तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में हल्की काली चमक थी, और उसकी त्वचा अब सुनहरी नहीं बल्कि हल्की गहरी आभालीय हुए थी। अब उसके भीतर एक असीम शक्ति थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक ही मौके में पहले वाले व्हाइट हेड इवल लॉर्ड को खत्म कर सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह ब्रेक थ्रू के बाद की भावना है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत सच में बहुत बढ़ चुकी थी। अब वह गोल्डन इमॉर्टल स्तर पर अजेय था। सुनहरी आकृति ने आश्चर्य से कहा, एक ही दिन में 3 स्तर पार करना, यह मैंने पहले कभी नहीं देखा। आरव ने आसपास पड़े गॉड को देखा, लेकिन वे लगभग खाली हो चुके थे। अब आगे बढ़ना संभव नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया, लगता है आगे के लिए मुझे और तैयारी करनी होगी। सुनहरी आकृति बोली, तुम पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हो, संतोष करना सीखो। आरव ने सिर हिलाया, सीनियर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिर उसके मन में एक सवाल आया, सीनियर, जब मेरी बॉडी इतनी बढ़ गई है, तो क्या लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नहीं आएगी?
सुनहरी आकृति ने समझाया, बॉडी रिफाइनमेंट और कल्टिवेशन अलग रास्ते हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन उसी पर निर्भर करती है जिसने पहले उसे ट्रिगर किया हो। तुम्हारे मामले में इमॉर्टल एसेंस ने ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर किया था, इसलिए अगली ट्रिब्यूलेशन उसी के बढ़ने पर आएगी। आरव ने राहत की सांस ली। अगर हर बार बॉडी और कल्टिवेशन दोनों के लिए ट्रिब्यूलेशन देना पड़ता तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर उसने उत्साह से पूछा, सीनियर, अब क्या आप मुझे थंडर गॉड एरो टेक्निक सिखाएंगे? हाँ, अब तुम थंडर गॉड एरो टेक्निक सीखने के योग्य हो। सुनहरी आकृति ने फिर हाथ उठाया और एक सुनहरी किरण आरव के मस्तिष्क में भेज दी। थंडर गॉड एरो टेक्निक। जैसे जैसे आरव इसे समझने लगा, वह और अधिक चकित होता गया। ये टेक्निक सच में अद्भुत थी। पहले डिवाइन सेंस ब्लेड पाकर ही वह चौंक गया था, क्योंकि डिवाइन सेंस टेक्निक्स बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन ये थंडर गॉड एरो टेक्निक तो उससे भी आगे की चीज थी। सामान्यतः लाइटनिंग कल्टिवेटर केवल बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं, वे उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, उसे ज्यादा मात्रा में बुला सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति को बदल नहीं सकते। थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट भी ऐसा ही करता था। लेकिन ये टेक्निक पूरी तरह अलग थी। इसमें लाइटनिंग को कंप्रेस करके एक फेदर्ड एरो के रूप में बदल दिया जाता था। सुनने में ये साधारण लगता था, लेकिन यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे कच्चे लोहे और एक धारदार दिव्य हथियार में फर्क होता है, वैसे ही साधारण लाइटनिंग और थंडर गॉड एरो में अंतर था। आरव बेहद उत्साहित हो गया और तुरंत अभ्यास में जुट गया। कुछ समय बाद उसकी हथेली में एक सुनहरा 1 फुट लंबा लाइटनिंग एरो बन गया। वह छोटा दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अपार शक्ति समाई हुई थी। उसकी ताकत पहले की 10 फीट लंबी बिजली से भी कम नहीं थी, बल्कि उससे ज्यादा केंद्रित और घातक थी। जब उसने उसे पकड़ा तो उसे खुद झटका महसूस हुआ। इतनी उग्र ऊर्जा थी कि कोई सामान्य इमॉर्टल उसे पकड़ ही नहीं सकता था। सीनियर, क्या मैं इसे यहाँ आजमा सकता हूँ? जरूर। आरव ने हाथ हिलाया और थंडर गॉड एरो को छोड़ दिया। वो सुनहरी किरण बनकर दूर जाकर फट गया। भयंकर धमाका हुआ, मानो हजारों बिजली एक साथ गिरी हों। आरव ने उत्साह से पूछा, सीनियर, इसकी शक्ति कितनी है? उत्तर मिला, ये गोल्डन इमॉर्टल को मार सकता है। पहले ये सुनकर आरव बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। थंडर गॉड बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक के तीसरे स्तर के बाद वह खुद भी गोल्डन इमॉर्टल को मार सकता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर यह टेक्निक अनाइलेशन डिवाइन लाइटनिंग के साथ इस्तेमाल की जाए तो क्या होगा? उसने तुरंत पूछा, सीनियर, क्या इस टेक्निक में एक्सटिंक्शन थंडर इस्तेमाल किया जा सकता है? सुनहरी आकृति ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। आरव ने तुरंत मीटियोराइट गॉड निकाला और उसमें से काली बिजली निकाली। वह बार बार प्रयास करता रहा, कई बार असफल हुआ, लेकिन अंततः उसकी हथेली में एक छोटा काला एरो बन गया। ये पहले वाले एरो से छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा थी। उससे निकलती विनाशकारी आभा डर पैदा कर रही थी। यह अनस्टेबल था और वह इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता था। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो फटा, पूरा स्थान काले प्रकाश से भर गया। विनाश की लहर फैल गई और ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड खत्म हो रही हो। आरव खुद पीछे हट गया। फिर उसने पूछा, सीनियर, इसकी शक्ति कितनी है? कुछ पल चुप्पी रही, फिर उत्तर आया, यह अर्थ इमॉर्टल को भी नष्ट कर सकता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि अब वह हेवनली इमॉर्टल से नीचे किसी को भी मार सकता है। लेकिन साथ ही उसे अफसोस भी हुआ कि उसका एक्सटिंक्शन थंडर अब कम हो गया था। तभी सुनहरी आकृति बोली, अब तुमने थंडर गॉड की दोनों विरासतें प्राप्त कर ली हैं, अब तुम जा सकते हो। आरव ने पूछा, सीनियर, क्या मैं थंडर गॉड से कभी मिल पाऊंगा? उत्तर मिला, शायद हाँ, शायद नहीं, समय बताएगा। इसके बाद सुनहरी आकृति ने हाथ हिलाया और आरव गायब हो गया। 3 दिन तक पलक और लोकेश बाहर इंतजार करते रहे। अचानक थंडर गॉड टेम्पल चमक उठा और आरव बाहर प्रकट हुआ। अगले ही पल पूरे थंडर गॉड टेम्पल ने गर्जना की और फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव के बाहर आते ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। सभी उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखने लगे, लेकिन कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। वह वही पुराना आरव था
और उसकी कल्टिवेशन भी अभी भी ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती चरण में ही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। पलक कुछ कहती उससे पहले ही लोकेश बोल पड़ा, थंडर गॉड टेम्पल के अंदर क्या था, तुम्हें कौन सी विरासत मिली? आरव हल्का मुस्कुराया, कुछ खास नहीं था। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, अकेला था। उसने मुझे बुलाकर थोड़ी देर बातें की और फिर मुझे बाहर भेज दिया। सारा तुरंत गुस्से में बोला, बकवास, क्या हम तुम्हें मूर्ख लगते हैं? आरव ने होंठ मोड़ते हुए कहा, पहले तो तुम लोग ही मुझे मूर्ख समझ रहे थे। फिर उसने तीनों की ओर ऐसे देखा जैसे वे सच में बेवकूफ़ हों। मैंने अपनी मेहनत से विरासत पाई है, तुम्हें क्यों बताऊं? लोकेश ने हाथ उठाकर सारा को रोका और फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोला, गलत मत समझो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि थंडर गॉड कौन है और उसकी विरासत कैसी है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे पाखंडी लोग मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हैं। अगर छीनना ही है तो सीधे कहो, ये दिखावा क्यों? लोकेश का चेहरा तुरंत बदल गया। 3 दिन से वह यहीं इंतजार कर रहा था, और अब जब विरासत किसी और को मिल गई तो वह कैसे छोड़ देता? उसने बिना देर किए हाथ बढ़ाया और आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पलक पहले से तैयार थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ? दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। एक भयानक धमाका हुआ और दोनों 100 मीटर दूर जा गिरे। दोनों ही ग्रेट इमॉर्टल के शिखर पर थे, इसलिए पहला वार बराबरी पर रहा। लोकेश हंस पड़ा, फ्लावर फेरी, लगता है तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी। अब उसे आत्मविश्वास आ गया था। 1000 साल पहले वो पलक के सामने टिक नहीं पाता था, लेकिन अब वो बराबरी कर रहा था। उसने एक विशाल सुनहरा हथौड़ा निकाला और जोर से घुमाया। बिजली की लहरें निकलकर पलक पर टूट पड़ीं। पलक ने अपनी तलवार से सब कुछ काट दिया, लेकिन जैसे ही वो आरव की ओर बढ़ी, लोकेश ने फिर से रास्ता रोक लिया। वह पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन उसे रोक लिया गया। उधर सारा और जैस्मिन आरव की ओर बढ़े। आरव पीछे हटते हुए बोला, पास मत आओ, क्या कर रहे हो? सारा हंस पड़ा, अभी तो बड़ा अकड़ रहा था, अब डर गया? उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वह पहले की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रुको, पहले मेरे चेहरे पर मत मारना, आरव ने कहा। सारा हंसते हुए बोला, अभी भी शर्तें रख रहा है? मैं तो सबसे पहले तेरे चेहरे पर ही मारूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह कई मीटर दूर जा गिरा, उसके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। क्या देख रहा है? आरव हंसते हुए बोला, तू खुद ही तो कह रहा था चेहरे पर मारना है। इतना कहकर वह फिर से उसके पास पहुंचा और दूसरी तरफ भी थप्पड़ जड़ दिया। इस बार उसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी भी टूट गई और वह फिर उड़ गया। सारा पूरी तरह स्तब्ध था। ये कैसे हो सकता है? वो गोल्डन इमॉर्टल के शिखर पर था, और सामने वाला सिर्फ ट्रू इमॉर्टल था, फिर भी उल्टा वही पिट रहा था। जैस्मिन भी हैरान रह गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, सारा चिल्लाया और बिजली के 2 प्रहार किए। लेकिन आरव ने सीधे मुक्का मारकर उन बिजली के हमलों को तोड़ दिया और फिर एक घूंसा उसके सीने पर दे मारा। धड़ाम! सारा का सीना धंस गया और वह खून उगलते हुए दूर जा गिरा। रुको! जैस्मिन ने हमला किया, उसके मुंह पर बिजली चमक रही थी। लेकिन आरव अब थंडर गॉड बॉडी के तीसरे स्तर पर था। ये बिजली उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने एक ही मौके में उसे भी दूर फेंक दिया। जैस्मिन के चेहरे पर डर था। तुम बॉडी रिफाइनमेंट इमॉर्टल हो? आरव मुस्कुराया, अब समझ आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने सारा को फिर थप्पड़ मारा और जैस्मिन को भी लात मारकर दूर फेंक दिया। लोकेश ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। वह अपने 2 सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को आरव से आसानी से जीतते देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उल्टा वे दोनों बुरी तरह पिट गए। रुको! लोकेश तुरंत आगे बढ़ा, अपने शिष्यों को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उधर का दृश्य देखा, पलक ने भी सब कुछ साफ देख लिया और स्वाभाविक रूप से उसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दिया। उसकी तलवार से तलवार ऊर्जा फूट पड़ी और सीधे उसका रास्ता रोक दिया। कुछ ही पलों में स्थिति पूरी तरह पलट गई थी। पहले पलक लोगों को बचाने के लिए दौड़ रही थी और लोकेश उसे रोक रहा था, लेकिन अब लोकेश अपने शिष्यों को बचाने के लिए दौड़ रहा था और उसे पलक रोक रही थी। उधर आरव पूरी तरह हावी था। उसने सारा को जमीन पर दबाकर बेरहमी से पीटा, यहाँ तक कि उसका चेहरा सूअर के सिर जैसा सूज गया।
अगर लोकेश खुद अपनी आंखों से न देखता तो वह पहचान भी नहीं पाता कि यह उसका ही शिष्य है। दूसरी ओर जैस्मिन को, क्योंकि वह लड़की थी, थोड़ा बेहतर व्यवहार मिला, उसकी कल्टिवेशन सीधे सील कर दी गई। लड़ाई खत्म करने के बाद आरव ने सारा के भी एक्यूपॉइंट्स सील कर दिए, फिर जैस्मिन को पकड़कर दोनों के स्टोरेज रिंग्स निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। तुम मेरी चीजें चुराने की हिम्मत करते हो। सारा का दिल टूट गया। उसकी सारी जमा पूंजी उसी रिंग में थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह उससे छिन जाएगी। लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके दांत तक टूट चुके थे और उसकी आवाज भी साफ नहीं निकल रही थी। चुप रहो, आरव ने बिना दया के फिर एक थप्पड़ मारा और दोनों को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने लड़ रहे दोनों लोगों की ओर देखा और कहा, बस करो, अगर तुम दोनों ने लड़ाई जारी रखी तो मैं तुम्हारे इन प्यारे शिष्यों के सिर मरोड़ दूंगा। दोनों तुरंत रुक गए। लोकेश अलग हट गया। अपने शिष्यों की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लड़के, तुमने मेरे थंडर कंट्रोल इमॉर्टल सेक्ट के लोगों को छूने की हिम्मत की। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने सारा को 2 और थप्पड़ मार दिए और उसे पैरों से कुचल दिया। लोकेश की आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस करो, बेकार की बातें मत करो। ग्रैंड एल्डर यहाँ मौजूद हैं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अब बात करते हैं तुम्हारे इन प्यारे शिष्यों को छुड़ाने की। लोकेश दांत भींचते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर समझ नहीं आ रहा तो सीधे कह देता हूँ, इन्हें छुड़ाना है तो कीमत चुकाओ, नहीं तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने एक इमॉर्टल स्वॉर्ड निकालकर सारा के गले पर रख दी। रुको, लोकेश ने जल्दी से रोका। हजारों सालों में पहली बार उसे इतना मुश्किल विरोधी मिला था। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कितने इमॉर्टल क्रिस्टल्स? आरव ने तिरस्कार से कहा, पैसे की बात मत करो, ये बहुत सस्ता लगता है। बस अपना स्टोरेज रिंग दे दो। क्या, यह असंभव है? लोकेश गुस्से से भर गया। उसने सोचा था कि वह आरव को पकड़कर उससे विरासत छीनेगा, लेकिन अब उल्टा वह खुद लूट रहा था। एक महान ग्रैंड इमॉर्टल होकर एक ट्रू इमॉर्टल द्वारा लूटना उसके लिए बेरहम था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें 1 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स दूंगा, उन्हें छोड़ दो। आरव ने सिर हिलाया, तुम्हारे ये शिष्य सिर्फ इतने ही कीमत के हैं? फिर उसने तलवार घुमाई और बोला, अगर नहीं मानते तो मैं अभी मार देता हूँ। 3, 2, 1। तलवार सारा के गले के पास पहुंच गई। रुको, लोकेश के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना स्टोरेज रिंग उतारकर उसकी ओर फेंक दिया। आरव ने उसे पकड़कर डिवाइन सेंस से देखा और खुशी से भर गया। उसमें लाखों इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे और साथ ही ढेर सारी लाइटनिंग अट्रिब्यूट की सामग्री भी थी। लोकेश बोला, अब उन्हें छोड़ो। आरव मुस्कुराया, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। उसने दोनों को उसकी ओर फेंक दिया और खुद पलक के पास आ गया, तीनों रिंग्स हाथ में लिए। एल्डर, ये इस बार का युद्ध लाभ है, क्या करें? पलक ने हाथ हिलाया, सब रख लो। धन्यवाद, एल्डर। आरव ने खुशी से सब अपने पास रख लिया। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुको, ये सब खजाना अब मेरा है। सबने देखा, सामने व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ब्लडमून खड़ा था। वह पहले से कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। लोकेश गुस्से में बोला, तू कौन है? दफा हो जा। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड हंसा, आज यहाँ जो भी है, सब मेरा है। लोकेश पहले ही गुस्से में था, उसने तुरंत अपना हैमर उठाकर हमला कर दिया। लेकिन तभी व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ने पैर पटका और 5 एलिमेंट्स बाइंडिंग इमॉर्टल अरे सक्रिय हो गया। अचानक सबकी कल्टिवेशन दब गई। लोकेश की शक्ति गिरकर ग्रेट इमॉर्टल स्तर पर आ गई। वह संभल भी नहीं पाया था कि व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ने उसे एक घूंसा मारकर गिरा दिया। वह खून उगलने लगा। तूने पहले से जाल बिछाया था। हाँ, अब सब कुछ मेरा है, तुम्हारी जान भी और तुम्हारा खजाना भी। फिर उसकी नज़र आरव पर पड़ी। लड़के, थंडर गॉड टेम्पल की विरासत दे दे, तो मैं तुझे जल्दी मौत दे दूंगा। ये देखकर लोकेश ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि थंडर गॉड टेम्पल की वह विरासत, जिसके लिए सब लोग लड़ रहे थे, अंत में किसी और के हाथ लग जाएगी। उसकी नज़र में अब जब वे 5 एलिमेंट्स बाइंडिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन में फंस चुके थे, तो पलक भी कुछ नहीं कर सकती थी और सभी केवल दूसरों के हाथों मारे जाने के लिए रह गए थे। आरव ने ठंडे स्वर में कहा,
थंडर गॉड टेम्पल की विरासत पाने का सपना मत देखो, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सारा ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, इस हालत में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर मुझे विरासत नहीं मिलेगी तो तुझे भी नहीं मिलेगी। आरव ने उसकी ओर देखा। जो चीज़ मेरी है उसे कोई नहीं छीन सकता। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर आरव को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हमला किया, पलक ने भी अपनी तलवार से वार किया, लेकिन 5 एलिमेंट्स बाइंडिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन के भीतर उसकी ताकत काफ़ी दब चुकी थी, इसलिए उसका हमला पहले जैसा प्रभावी नहीं था। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड ने उसे तुच्छ समझते हुए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाता रहा। उसी क्षण आरव ने पैर पटका। एक तेज आवाज हुई और तुरंत सबको लगा कि उनके शरीर से दबाव हट गया है। फॉर्मेशन की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी मजबूत फॉर्मेशन इतनी आसानी से तोड़ दी जाएगी। उसे यह नहीं पता था कि आरव पहले भी ब्लड स्पिरिट अरे और 5 एलिमेंट्स बाइंडिंग इमॉर्टल अरे जैसे फॉर्मेशंस तोड़ चुका है। जैसे ही फॉर्मेशन टूटी, पलक की तलवार अचानक बेहद शक्तिशाली हो गई। 10 झांग लंबी तलवार की किरण चमकी और सीधे व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड पर गिर पड़ी। वो चीखा और इस बार बच नहीं पाया। तलवार ने उसे सिर से पैर तक 2 हिस्सों में काट दिया। उसका शरीर गिर पड़ा और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट तुरंत बाहर निकलकर तेजी से भाग गई। आरव का मन हुआ कि वह डेमन रिफाइनिंग बॉटल निकालकर उसे पकड़ ले, क्योंकि ग्रेट इमॉर्टल की आत्मा से बनाई गई इमॉर्टल एसेंस पिल बेहद मूल्यवान होती। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यहाँ इतने लोग मौजूद थे और वह अपना ये रहस्य उजागर नहीं कर सकता था। क्षण भर में वह आत्मा फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में गायब हो गई। आरव को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। लोकेश ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव इतना शक्तिशाली अरे मास्टर भी है। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, बूढ़े, घूरना बंद करो, इस बार तुम्हारी जान मैंने बचाई है। लोकेश ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अगर आरव फॉर्मेशन नहीं तोड़ता तो वे सब मारे जाते। अब यहाँ रुकना उसके लिए बेरहम था। वह अपने दोनों शिष्यों को लेकर तुरंत वहां से चला गया। पलक भी देरी नहीं करना चाहती थी। वह आरव को लेकर वापस निकल गई। लगभग आधे दिन बाद उन्हें फ्लोइंग लाइट्स वॉर्ड सेक्ट का द्वार दिखाई देने लगा। वह एक सुनसान जगह पर रुकी और बोली, सेक्ट में वापस जाने के बाद आज की घटना के बारे में कुछ मत कहना, ऐसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने सिर हिलाया, ये शिष्य समझता है। पलक ने फिर कहा, और जो वादा किया है उसे मत भूलना, तुम्हें सेक्ट लीडर का पर्सनल डिसाइपल बनना ही होगा। आरव अब आत्मविश्वास से भरा था, मैं जरूर सफल होऊंगा। पलक ने सिर हिलाया और जाने लगी। आरव ने उसे रोका, एल्डर, क्या आप मुझसे थंडर गॉड टेम्पल की विरासत के बारे में नहीं पूछेंगी? पलक ने शांत स्वर में कहा, हर व्यक्ति के अपने रहस्य होते हैं। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारा भाग्य है, मुझे सब जानने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि तुम फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, यही काफ़ी है। इतना कहकर वह चली गई। आरव मन ही मन प्रभावित हुआ। उसके पास इतने सारे रहस्य थे, फिर भी पलक ने एक भी सवाल नहीं किया। वह सच में एक उदार और बड़े दिल वाली व्यक्ति थी। ये सोचते ही उसके मन में अचानक वह दृश्य आ गया जब उसने उसका इलाज किया था। उसने सिर हिलाया और उन विचारों को झटक दिया। फिर उसने अपना रूप सामान्य किया, अपनी औरत छिपाई और पहले जैसा बनकर आराम से सेक्ट की ओर चल पड़ा। उधर 9th पीक पर जीनत 7 दिनों से एकांत साधना में थी। पहले उसके लिए ये सामान्य बात थी, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। अब उसके दिल में कोई और था। आरव की छवि उसके मन से हट ही नहीं रही थी। आखिरकार वह अपनी साधना समाप्त करके सीधे नीचे आई। उसे अब सच में समझ आ गया था कि एक दिन की दूरी भी 3 साल जैसी लगती है। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो वह खाली था। आरव कहाँ गया? उसने इधर उधर देखा और मेज पर एक नोट पाया। जैसे ही वह उसे उठाने वाली थी, अचानक पीछे से एक व्यक्ति आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जीनत का शरीर एकदम तंग गया। वह तुरंत पलटकर वार करने ही वाली थी, लेकिन तभी एक परिचित खुशबू उसके पास आई और उसका पूरा शरीर नरम पड़ गया। तुम कहाँ चले गए थे? वह पलटी और सीधे आरव की गर्दन में बाहें डाल दी। आरव मुस्कुराया, कुछ जड़ी बूटियां लेने गया था, बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें एक बड़ा उपहार देना है।
ये कहते हुए उसने उसे कमर से उठाया और दोनों सीधे कमरे के अंदर बड़े बिस्तर की ओर चले गए। 1 घंटे बाद जीनत के चेहरे की ठंडक गायब हो चुकी थी। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। आरव, क्या यही तुम्हारा उपहार था? आरव हल्का हंसा। नहीं, असली उपहार तो अब शुरू होगा। इस बार उसने डुअल कल्टिवेशन शुरू किया। जीनत अचानक चौंक गई। तुम ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गए? उसे अपने शरीर में बहती हुई प्रबल इमॉर्टल एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। वह हैरान थी। उसने कई दिनों तक साधना की लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, और आरव उससे पहले ही ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती चरण में पहुंच गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ही पहुंच जाओगी। इसके बाद उसने लगातार अपनी इमॉर्टल एनर्जी जीनत के शरीर में प्रवाहित करनी शुरू की। दोनों के शरीरों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता गया। हर एक साइकिल के साथ जीनत की कल्टिवेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद उसके मन में एक हल्की सी टूटने की आवाज आई और उसका ऑरा अचानक बढ़ गया। वह सीधे ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती चरण में पहुंच गई। आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ, 2 कपड़े उठाए और दोनों ने जल्दी जल्दी पहन लिए। डुअल कल्टिवेशन के बाद तुरंत ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए देर करने का समय नहीं था। आकाश में अचानक गरज सुनाई दी और फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स जमा हो गए। जीनत घबरा गई। आरव, क्या मुझे अभी ट्रिब्यूलेशन देना होगा? हम कहाँ जाएं? क्या यहीं कमरे में? आरव ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, कोई सही जगह ढूंढते हैं। दोनों हाथ पकड़कर बाहर आंगन में आ गए। उसी समय 9th पीक पर प्रीतम को खबर मिली कि जीनत फिर आरव के पास गई है। उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसने सोचा था कि उसकी शिष्या शांत होकर साधना करेगी, लेकिन वह फिर उसी लड़के के पास चली गई। यह सही नहीं है, उसने सोचा और तुरंत किसी समाधान का विचार किया। उसने जीवन को बुलवाया। जीवन आने के बाद प्रीतम ने पूरी स्थिति बताई और कहा कि जीनत का ध्यान अब साधना में नहीं है। जीवन बोला, पीक मास्टर, आप गलत सोच रहे हैं। डुअल कल्टिवेशन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। उसकी प्रगति उसकी अपनी प्रतिभा के कारण है। फिर उसने कहा, आरव का टैलेंट कम है, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, इन्हें अलग करना चाहिए। प्रीतम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जीनत अभी उससे जुड़ी हुई है, सीधे अलग करना ठीक नहीं होगा। जीवन ने कहा, आसान है, आरव को बाहर काम पर भेज देते हैं, दोनों दूर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीतम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। कौन ट्रिब्यूलेशन देने वाला है? दोनों तुरंत बाहर निकले और देखा कि ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स 9th पीक के नीचे हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखकर दंग रह गए। जीनत ट्रिब्यूलेशन देने वाली थी। ये कैसे संभव है? प्रीतम को अभी अभी विश्वास था कि 1 साल लगेगा, लेकिन अब तुरंत ट्रिब्यूलेशन शुरू हो गया था। बिजली गिरी और उसने तुरंत जीनत को पकड़कर असेंडिंग हेवन प्लेटफॉर्म की ओर भेज दिया। जीवन भी उसके पीछे चला गया। ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर ट्रिब्यूलेशन के लिए बनाया गया था, जहां फॉर्मेशन की सुरक्षा थी। उधर आरव खड़ा सोच रहा था कि वह क्या करे। वह पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था, इसलिए वह भी धीरे धीरे वहां की ओर चल पड़ा। सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स भी ट्रिब्यूलेशन देखने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, ये रुक जा। आरव मुड़ा और देखा कि धीरज उसकी ओर आ रहा था, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी, चेहरा सूजा हुआ, शरीर कमजोर। आरव हंस पड़ा, अरे सीनियर ब्रदर, ये क्या हाल बना लिया? किडनी कमजोर हो गई क्या? धीरज ने दांत भींचते हुए कहा, बकवास बंद कर और मेरा फ्लाइंग आर्टिफैक्ट वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह धीरे बोल रहा था ताकि कोई और सुन न ले। आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना किसी चीज से डरते हो, उतना ही वह सामने आ जाती है। उसने सीधे जोर से चिल्लाकर कहा, सीनियर ब्रदर, आप क्या कह रहे हैं? आपका लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट खो गया। उसका मुझसे क्या लेना देना? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास के सभी डिसाइपल्स, जो असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे, तुरंत रुककर इधर देखने लगे। धीरज गुस्से से तिलमिला उठा, उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसने दांत भींचकर कहा, चुप रहो। फिर धीमे स्वर में बोला, तू बस इंतजार कर। इतना कहकर वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से हेवनली प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया।
आरव भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ सेक्ट से बाहर निकला और असेंशन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा। इस समय वहां हजारों लोग जमा हो चुके थे। सिर्फ सामान्य डिसाइपल्स ही नहीं, बल्कि थर्ड पीक के पीक मास्टर वनराज और फिफ्थ पीक के पीक मास्टर ग्रेस भी मौजूद थे। वे दोनों प्रीतम को किसी को ट्रिब्यूलेशन दिलाने लाते देख उत्सुकता में यहां आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि जीनत को असेंशन प्लेटफॉर्म के ठीक बीच में लाया गया है, तो सबके चेहरे बदल गए। ये कैसे हो सकता है? वह कैसे? धीरज ने अविश्वास में चिल्ला दिया। तभी उसके बगल में आरव खड़ा होकर मुस्कुराया, क्योंकि वह मेरी औरत है। धीरज ने ठंडी हंसी हंसी और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। भीड़ में सबसे ज्यादा चौंके हुए वनराज और ग्रेस थे। दोनों की आंखें फैल गईं। जीनत जैसी 8 स्टार प्रतिभा वाली स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी उन्हें पहले भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बाद में उन्हें इसका बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब तो हालात और भी चौंकाने वाले थे। यह असंभव है, ग्रेस ने कहा। इतनी जल्दी ट्रू इमॉर्टल तक पहुंचना, ये तो 9 स्टार प्रतिभा से भी संभव नहीं। वनराज भी स्तब्ध था। ये बहुत ज्यादा तेज है। क्या नाइन्थ पीक ने कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की है? ग्रेस ने गुस्से में कहा, बकवास, हम सब एक ही सेक्ट से हैं। कौन सी गुप्त तकनीक? इतनी तेज प्रगति असंभव है। उन दोनों के मन में ईर्ष्या और क्रोध भरा हुआ था, लेकिन आकाश में गरजती बिजली उन्हें सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर कर रही थी। पहली लाइटनिंग सीधे जीनत पर गिरी। उसने बिना घबराए अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड निकाली और एक तेज स्वॉर्ड लाइट के साथ उसे काट दिया। यह वार इतना शक्तिशाली था कि बिजली तुरंत टूट गई। भीड़ में जयकार गूंज उठी, फंग शांसी कमाल है। आसमान की ट्रिब्यूलेशन क्लाउड जैसे और क्रोधित हो गई और दूसरी बिजली गिरी। लेकिन जीनत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी कल्टिवेशन भले ही डुअल कल्टिवेशन से बड़ी हो, लेकिन उसमें केओटिक एनर्जी की झलक थी, जिससे उसकी नींव बेहद मजबूत थी। उसने लगातार 3 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस आसानी से पार कर लीं। चौथी पर थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन वह भी संभाल ली। आरव पास खड़ा सब देख रहा था। उसके हाथ में मीटियोराइट गॉड छुपी हुई थी, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। वह जानता था कि ट्रिब्यूलेशन एक परीक्षा है, और जब तक बहुत बड़ा खतरा न हो, उसे खुद ही झेलना चाहिए। प्रीतम की मुठियां बंधी हुई थीं। वह अपनी शिष्या के लिए चिंतित था। नाइन्थ पीक के बाकी डिसाइपल्स भी उतने ही तनाव में थे। उधर ग्रेस और वनराज मन ही मन चाहते थे कि जीनत असफल हो जाए। लेकिन प्रतिभा तो प्रतिभा होती है। जीनत ने सभी 6 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस पार कर लीं। सिर्फ हल्की चोट आई और उसने एक बार खून उगला, लेकिन वह सुरक्षित रही। फिर आकाश से इमॉर्टल स्पिरिट क्लाउड उतरी और उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रिब्यूलेशन समाप्त हुई, पूरा असेंशन प्लेटफॉर्म जयकारों से गूंज उठा। आरव ने राहत की सांस ली और मीटियोराइट गॉड वापस रख दी। उसे अब समझ आया कि जीनत की प्रतिभा कितनी भयानक है। उधर ग्रेस और वनराज के चेहरे और भी काले पड़ गए थे। प्रीतम खुशी से हंस पड़ा। उसकी शिष्या सुरक्षित थी और सफल भी। फिर उसने ग्रेस और वनराज की ओर देखा और उनकी भावनाएं समझ लीं। वो मुस्कुराया और बोला, दोनों पीक मास्टर्स भी आ गए। बताइए, मेरी शिष्या कैसी है? वह रुककर फिर बोला, ग्रैंड एल्डर ने इसे सबको देना चाहा था, लेकिन किसी ने नहीं लिया। मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। लगता है मुझे बड़ा फायदा हो गया, है ना? दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वे गुस्से में मुड़कर जाने ही वाले थे कि तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी। ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट का रोनी मिलने आया है। क्या नदीम यहाँ हैं? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग, जो ट्रिब्यूलेशन देखने के बाद जाने ही वाले थे, रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। दूर से कई आकृतियां तेजी से आती दिखाई दीं। सबसे आगे एक सफेद बालों और दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका चेहरा लालिमा से भरा और आभा अत्यंत दिव्य थी। उसके पास एक बेहद सुंदर युवा महिला थी, और पीछे 4 अनुचर खड़े थे। उस महिला की कल्टिवेशन केवल वॉइड इमॉर्टल स्तर की थी, लेकिन वो बूढ़ा पहले ही ग्रेट इमॉर्टल तक पहुंच चुका था, और उसके चारों अनुचर भी ग्रेट ही इमॉर्टल थे। प्रीतम और बाकी लोगों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। वे तुरंत पहचान गए कि वह बूढ़ा रोनी है, जो ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट का सेकंड एल्डर है। ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट और फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के बीच संबंध बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे, और रोनी की नदीम से अच्छी मित्रता थी।
आरव रोनी को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने उसके साथ खड़ी महिला को पहचान लिया। वह आनंदी थी, जिसे उसने पहले बचाया था। उसने भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि यह लड़की यहाँ कैसे आ गई और अपने दादा को भी साथ ले आए। जब उसने देखा कि आनंदी की नज़र भीड़ में किसी को ढूंढ रही है, तो उसने अनजाने में अपना सिर थोड़ा झुका लिया। आनंदी की नज़र उस पर पड़ी भी, लेकिन उसने बस एक नज़र डाली और आगे बढ़ गई। आखिर उसकी नज़र धीरज पर जाकर रुकी और उसका चेहरा अचानक उत्साह से भर गया, लेकिन वह अपने दादा के सामने खुद को रोककर खड़ी रही। धीरज ने भी उसे देखा और हैरान हो गया। उसने चारों तरफ देखा, ये सुनिश्चित किया कि वह किसी और को नहीं देख रही, फिर अपने चेहरे को छूते हुए सोचा, क्या वो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है? उसने तुरंत एक स्टाइलिश पोज बनाया और मुस्कुरा दिया। उसी समय हवा में एक और आवाज़ गूंजी और नदीम प्रकट हुआ। रोनी हंसते हुए बोला कि वह यहाँ धन्यवाद देने आया है। उसने आनंदी को आगे लाकर कहा, यह मेरी पोती रिंकी है। कुछ दिन पहले ये फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में फंस गई थी और बहुत खतरे में थी, लेकिन फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल ने इसकी जान बचाई। मैं उसी का धन्यवाद करने आया हूँ। ये सुनते ही पूरा माहौल शोर से भर गया। ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट की स्थिति बहुत ऊंची थी, और उसका सेकंड एल्डर खुद आकर धन्यवाद दे रहा था। ये बहुत बड़ा सम्मान था। भीड़ में हर कोई सोच रहा था कि वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। नदीम भी मुस्कुराया और बोला कि उस डिसाइपल को सेक्ट भी पुरस्कृत करेगा। सबकी नज़रें इधर उधर घूमने लगीं। धीरज वहीं खड़ा था, मन ही मन ईर्ष्या से भरा हुआ, सोच रहा था कि काश यह मौका उसे मिलता। लेकिन तभी वह चौंक गया। आनंदी सीधे उसकी ओर दौड़ रही थी। ब्रदर, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूं कि आप सुरक्षित हैं। वह भावुक होकर उससे लिपटने को तैयार थी। धीरज पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। आनंदी ने नदीम की ओर मुड़कर कहा, मुझे फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में ब्रदर सीओ ने बचाया था। ये सुनते ही फिर से हंगामा मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह भाग्यशाली व्यक्ति एक आउटर डिसाइपल होगा। हर तरफ से प्रशंसा और ईर्ष्या भरी नज़रें धीरज पर टिक गईं। इस समय सबका ध्यान उसी पर था, यहाँ तक कि जीनत, जिसने अभी ट्रिब्यूलेशन पार की थी, उसे भी लोग भूल गए। वह आरव के पास आई और बोली, यह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? आरव ने नाक छूते हुए कुछ नहीं कहा। असली काम उसी ने किया था, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा था। वनराज पहले तो चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा, जैसा उम्मीद था। थर्ड पीक का डिसाइपल है, बहुत बढ़िया। फिर उसने प्रीतम की ओर देखकर कहा, देखा, मेरे शिष्य भी कम नहीं हैं। उसका मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया था। उसने धीरज की ओर देखकर कहा, बहुत अच्छा किया। सेक्ट को तुम जैसे जिम्मेदार युवाओं की जरूरत है। वापस जाकर तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। धीरज अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि बात उसी की हो रही है। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और बोला, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल होने के नाते न्याय करना मेरा कर्तव्य है। वह लगातार बोलता गया, मानो सच में वही नायक हो। तभी भीड़ से एक आवाज आई, सीनियर ब्रदर, क्या कोई गलती नहीं हो रही? आपने तो कहा था कि आप इन दिनों सेक्ट में ही सेक्लूजन में थे, फिर फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट कब गए? धीरज का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभालते हुए आत्मविश्वास से कहा, असल में जो सेक्लूजन की बात थी, वह सिर्फ दिखावा था। सेक्ट के एल्डर्स को चिंता न हो इसलिए मैंने ऐसा कहा था। इस दौरान मैं चुपके से फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से निकलकर फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट गया था, ताकि वहां अच्छी तरह ट्रेनिंग कर सकूं। मुझे क्या पता था कि वहां जूनियर सिस्टर म्यू से मुलाकात हो जाएगी, और फिर जो कुछ हुआ वह सब किस्मत जैसा ही था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जैसे सब पहले से तय था। आरव ये सुनकर बिल्कुल निरुत्तर रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस आदमी की चमड़ी सच में बहुत मोटी है, बिना झिझक के कुछ भी बोल देता है। लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है, कब तक टिकेगा ये देखना बाकी था। आनंदी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, आप सबको मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल गलती नहीं कर सकती। उस दिन फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में मुझे बचाने वाले सीनियर ब्रदर ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना सुनते ही रोनी ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और धीरज की ओर बढ़ाते हुए कहा, यंग मास्टर, कृपया इसे स्वीकार करें। इसमें 1 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स हैं। यह मेरी याना की जान बचाने के बदले एक छोटा सा धन्यवाद है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जैसे फट पड़े।
1 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स, जो अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते, यहाँ खुलेआम दे दिए जा रहे थे। धीरज की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने ऊपर से विनम्रता दिखाते हुए कहा, एल्डर, ये तो मेरा कर्तव्य था, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। नदीम ने कहा, धीरज, एल्डर ने खुद दिया है, इसे स्वीकार करो। तुमने इस बार सेक्ट का नाम रोशन किया है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल की ओर से भी तुम्हें 1 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स दिए जाएंगे। ये सुनकर वनराज तो और भी खुश हो गया। वह जोर से हंसते हुए बोला, जब मेरे थर्ड पीक का डिसाइपल इतना उत्कृष्ट है, तो मैं भी कंजूसी नहीं कर सकता। मैं भी 1 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स इनाम में देता हूँ। अब तो माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। 1 मिलियन पहले ही बहुत था, अब 2 और मिलियन जुड़ गए, कुल मिलाकर 3 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स। इतनी बड़ी राशि से तो कोई भी इमॉर्टल पूरी जिंदगी आराम से कल्टिवेशन कर सकता था। धीरज अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। पहले वो सोच रहा था कि आरव से ठगे गए 5 लाख इमॉर्टल क्रिस्टल्स का क्या जवाब देगा, लेकिन अब अचानक 3 मिलियन मिल गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि आनंदी उसे प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। उसे लगने लगा कि वह धन और सुंदरता दोनों हासिल कर सकता है, और शायद ग्लेज्ड इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर का दामाद भी बन जाए। लगता है मेरी जिंदगी अब शिखर पर पहुंचने वाली है, उसने मन ही मन उत्साह से सोचा। लेकिन तभी रोनी ने कहा, यंग मास्टर, अब आप वो ट्रेजर वापस कर दें जो यानर ने आपको दिया था। ये सुनते ही धीरज की खुशी जैसे जम गई। वह हकलाते हुए बोला, एल्डर, कौन सा ट्रेजर? रोनी का चेहरा सख्त हो गया। यंग मास्टर, यह मजाक अच्छा नहीं है। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में यानर ने जो चीजें तुम्हें दी थीं, वे बहुत विशेष हैं। अगर साधारण चीज होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये वापस करनी ही होंगी। आनंदी नाराज होकर बोली, ग्रैंपा, आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने खुद ब्रदर को दिया था, अब आप वापस क्यों मांग रहे हैं? रोनी ने सख्ती से कहा, वह फर्स्ट एल्डर की तरफ से आया हुआ बट्रोदल गिफ्ट था। जब तुम इस विवाह को स्वीकार नहीं करती, तो सगाई तोड़नी होगी, और सगाई तोड़ने पर उपहार वापस करना ही पड़ता है, यह नियम है। ये सुनते ही आरव को सब समझ आ गया। अब उसे समझ आया कि आनंदी उस समय इतनी जल्दी में क्यों थी और क्यों वो सब चीजें उसे देकर भागी थी। आनंदी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में चुप हो गई। रोनी ने अपने 4 अनुचरों को आदेश दिया, यान्या को पहले सेक्ट वापस ले जाओ। आनंदी जाते जाते धीरज से बोली, ब्रदर, आप अभी ग्रैंपा को दे दीजिए, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगी। वह चली गई, और धीरज वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। यह क्या हो गया? मैंने सोचा था जैकपॉट लग गया, लेकिन अब तो फंस गया हूं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कभी कोई ट्रेजर देखा ही नहीं, तो लौटाएगा क्या? रोनी ने गंभीर स्वर में कहा, यंग मास्टर, वे चीजें बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन आखिरकार वे तुम्हारी नहीं हैं। क्या तुम सच में उन्हें लौटाना नहीं चाहते? धीरज हकलाने लगा, मैं, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उसके पास होता तो वह तुरंत लौटा देता, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास कुछ था ही नहीं। नदीम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, सेकंड एल्डर, आखिर मामला क्या है? रोनी ने पूरी घटना विस्तार से बताई। आनंदी की सगाई, उसका विरोध, घर से भागना, फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में छिपना, और फिर सगाई तोड़ने का फैसला। उसने अंत में कहा, सामान्यतः मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता, लेकिन ये फर्स्ट एल्डर का बट्रोदल गिफ्ट है, इसे लौटाना आवश्यक है। नदीम ने सिर हिलाया और धीरज की ओर देखा, ये साफ बात है, ये चीजें तुम्हारी नहीं हैं। एक सच्चा कल्टीवेटर कभी दूसरों की संपत्ति नहीं रखता, तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। धीरज का दिल बैठ गया। वह देना तो चाहता था, लेकिन दे क्या? भीड़ में सब लोग उलझन में थे, लेकिन आरव अंदर ही अंदर हंसी रोक रहा था। जिसे वह जैकपॉट समझ रहा था, वो असल में एक बड़ा जाल था। असल में वे सारी चीजें आरव के पास थीं, और सबसे कीमती थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन तो वह पहले ही मीटियोराइट गॉड में बदल चुका था। अगर धीरज शुरू से सच बोल देता, तो ये स्थिति नहीं आती, लेकिन उसकी लालच ने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था। अब उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। रोनी का चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया है, फिर भी तुम लौटाने को तैयार नहीं हो? हमारे एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा एपिसोड अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं। आज से ही स्टार्ट है पूरा। जो जो एपिसोड आप लोग यहाँ सुन रहे हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके आगे के एपिसोड में डालना शुरू कर दूंगा आज से।
शाम को तकरीबन 11-12 बजे के करीब आज अपलोड कर दूंगा गंगा और रुथलेस के एक्स्ट्रा एपिसोड्स, और डेली यूट्यूब पे आते रहेंगे। अल्टरनेट या फिर डेली हम लोग डालते रहते हैं यूट्यूब पे।